सिर्फ ग़ज़ा के साथ अगर मसलसल मरीज़ एहतियात करे तो ग़ज़ा के साथ शुगर रिवर्स हो जाती है, मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। अगर आपको वाकई ज़रूरत है किसी वक्त दवाई की और आप सिर्फ दवाई लेते हैं एक घूंट पानी के साथ, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। दिल के मरीज़ों के लिए अजवा खजूर को बड़ा अच्छा माना गया है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें मसनूई रंग शामिल हो वो नहीं ठीक। जो लोग फलों का जूस लेते हैं ना, वो जूस भी ना लें, फल लें। रोज़े का मकसद क्या होना चाहिए हमारे लिए? कई लोग समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ एक इबादत है। सहरी और अफ्तारी में मिन्नतें करते हैं लोगों की कि जी हमारे पास से अफ्तारी कर लें, हमारे पास से सहरी कर लें। आपकी ना कुव्वत बर्दाश्त बेहतर होती है, आपका फोकस बेहतर होता है रोज़े से। हर बंदा जो रोज़ा रख रहा है वो अपना एक एनालिसिस करता है। मेरे बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जो कि रमज़ान में अगर कोई नशा कर रहे हैं तो वो नहीं करते। तकरीबन हर बीमारी में रोज़ा का फ़ायदा है। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा हो गई है, तो आप रोज़ा तोड़ लें, या 70 से कम हो रही है तब भी तोड़ लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। रमज़ान जब आता है तो फ़िज़ा खुशगवार हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हम भी कोशिश करते हैं कि हम रोज़े के साथ साथ लोगों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। एक अलग सी एक इन्वायरमेंट बन जाता है जो सब में एक खुशी और एक जो जज्बा होता है रिलीजियसली हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। अब इस हवाले से जो मेजर जो चीज़ है, हमें जिसका कंसर्न हम जो होना चाहिए वो हमारी हेल्थ है, हमारी सेहत है। रमज़ान में सेहत को कैसे बेहतर रखा जाए, क्या खाएं क्या ना खाएं, किन वजूहात पर रोज़ा ना रखें या रोज़ा तोड़ना जायज़ है, ये सब बातें हमें आज दोबारा से हमें हमारे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर साजिद क़य्यूम साहब ने, हु इज़ अ वेल नोन जनरल फिजिशियन एंड पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वो हमें बताएंगे कि रमज़ान में अपनी सेहत को बेहतरीन कैसे बनाएं और रमज़ान का भरपूर फ़ायदा हमारी सेहत को कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और आपको भी रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो। हाँ जी, खैर मुबारक जी, और बल्कि सर, सारी कौम को रमज़ान हाँ, मुबारक जी। सबको जो हमें देख रहे हैं उनको भी रमज़ान मुबारक। सर अब बताइएगा कि रोज़ा जो है उसका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये रोज़े का मकसद क्या होना चाहिए हमारे लिए? रोज़े का मकसद जी, रोज़े के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि कई लोग समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ एक इबादत है, लेकिन जब इसको कम्प्लीटली पूरी तरह डिटेल से देखा गया तो ये तो इंसानों की ना सिर्फ रूहानियात के लिए बल्कि ज़हनी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब देखें, अगर हम इसको बारी बारी देखें तो रूहानियात के लिहाज से जो शख्स रोज़ा रखते हैं उनका ईमान मजबूत होता है, फिर उनका अपनी ज़ात पे कंट्रोल बेहतर होता है, फिर वो दूसरों का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, टॉलरेंस, पेशेंस हाँ आना जी। शुरू हो जाता है। और ये आपने शायद देखा होगा, पाकिस्तान में भी है, मैंने तो अरब कंट्रीज़ में देखा है कि वो रमज़ान में उनका अखलाक इतना शानदार होता है कि वो सहरी और अफ्तारी में मिन्नतें करते हैं लोगों की कि जी हमारे पास से अफ्तारी कर लें, हमारे पास से सहरी कर लें, और वो मुख्तलिफ़ तोहाइफ देते हैं। इतना ज़्यादा वो लोगों का ख्याल किया जाता है जिसकी हद नहीं। तो वो सदका और खैरात, बल्कि मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में रोज़े का इतना ज़्यादा है कि वो हर तरह की ज़कात और जितने भी वो उन्होंने अपने लोगों को डोनेशंस देनी होती हैं वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। तो ये एक लिहाज से, रूहानी लिहाज से बड़ा फ़ायदा मंद है। फिर ये है कि इसको अगर आप गौर करें तो इसका इतना बड़ा इम्पेक्ट है पूरी दुनिया में कि जब एक ही दिन रोज़ा रखा जाता है, ईद मनाई जाती है, तो वो पूरी दुनिया में एक मुस्लिम यूनिटी का जो तसव्वुर है ना, वो पैदा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें मैं अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करूँगा। पाकिस्तान में एक ही दिन नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान में ईद जो है ना और रोज़े जो है ना एक दिन के हिसाब से नहीं होते। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम लोग जो हैं वो एक ही दिन पूरा पाकिस्तान रोज़ा रखे, क्योंकि इसमें ये होता है कि रोज़े में देखें जी, सवाब के लिहाज से देखा जाए तो ताक रातें भी होती हैं, बिल्कुल। जो कि अगर हमने एक भी दिन आगे पीछे कर लिया तो वो ताक रातें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो गई। ऐसे ही। तो इसलिए ये है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी जो भी हो, लेकिन पूरे मुल्क में एक ही दिन पहला रोज़ा रखा जाए और एक ही दिन आपको ईद क्या हो। लगता है ये कैसे हो सकता है? इसमें यही है कि जो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा रोल तो गवर्नमेंट अदा कर सकती है। एक तो ये है कि सऊदी अरब के साथ, चूँकि हमारा मरकज़ वही है, सऊदी अरब के साथ ही सारा अडॉप्ट कर लिया जाए। सही।
अगर नहीं तो हमारे सारे आलम जो दीन हैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को, उनको बुला के उनसे बात की जाए कि इसको एक ही दिन कर लें जिस पे सारे मुत्तफ़िक हो जाएं, वो दिन स्टार्ट कर लिया जाए ताकि पूरा मुल्क एक ही ईद मनाए, एक ही दिन रोज़ा रखे, तो वो सारा कुछ ना एक तरीके से चले। रमज़ान तो जैसे हम जानते हैं कि चाँद देखने पे होता है कि अगर चाँद नज़र आ गया तो रमज़ान है, शुरू हो रहा है, अगर चाँद नज़र आ गया तो ईद है। अब जिसको भी चाँद दिख जाए या कोई शहादत मिल जाए तो वहाँ पे ईद हो जाती है, वहाँ पे रमज़ान भी हो जाता है। गवर्नमेंट ने एक वो कमेटी भी बनाई हुई है, वो कमेटी ऐलान भी करती है। फिर भी आप देखें कि मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जो एक दिन रोज़ा नहीं रखा जाता, एक दिन ईद नहीं मनाई जाती, वहाँ से हमें पता लगना शुरू होता है कि वहाँ पे उनको चाँद दिख गया है या कोई शहादतें मिल चुकी हैं। खैर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी लेकिन टॉपिक हो गवर्नमेंट जाता है। इसमें अगर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाए, सबके साथ बैठ के डिस्कस करे तो एक ही दिन मनाया जा सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों और सारे हाँ, जो जितने भी सूबे हैं सारे साथ बैठे हैं, हमारे जो रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं हाँ, वो भी बैठे हैं और फिर उसके बाद जाके कोई इससे हमारा एक कौमी इत्तेहाद बेहतर होगा। एग्जैक्टली जब हमारे पूरे मुल्क में एक दिन रोज़ा और एक ईद, सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, मेरी भी ख्वाहिश है, हम श्योर बहुत से लोगों की भी ख्वाहिश होगी हाँ जी। और अल्लाह करे कि पूरी हो। अच्छा, इसके अलावा देखें ज़हनी तौर पर आप देखें कि आपके ज़हन को कितना फ़ायदा होता है। आपकी ना क़ुव्वत बर्दाश्त बेहतर होती है, आपका फोकस बेहतर होता है रोज़े से। फिर आप हर बंदा जो रोज़ा रख रहा है वो अपना एक एनालिसिस करता है कि भी मैं नेकी, अच्छाई, बुराई के लिहाज से किस लेवल पे हूँ। उस एनालिसिस के लिहाज से वो अपने अंदर तब्दीलियाँ लाता है। मेरे बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जो कि रमज़ान में अगर कोई नशा कर रहे हैं तो वो नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, और कोई भी जो छोटा मोटा नशा करते हैं रमज़ान में वो छोड़ देते हैं। कोई बुराई का काम कर रहे हो, हाँ, तो कोई वो बुरा 30 दिन काम नहीं कर रहे छोड़ेंगे। हैं तो वो उन दिनों नहीं करते। तो ये कितनी बड़ी एक लिहाज से तरबियत है कि आपका अखलाक कितना बेहतर होता है। आपकी जो उस नशे की वजह से जो आपकी सेहत को नुकसान होता है तो वो अच्छा। अब ये है कि इसमें सवाल पैदा होता है जो मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि जब आप 1 महीना इस नशे से दूर रहे हैं तो आप इसको मेंटेन रखें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि आपकी नीयत क्या है। सही। कई मेरे मरीज़ हैं जो कि नीयत करते हैं कि ये रमज़ान की मैं सपोर्ट लेकर इस नशे से जान छुड़ाऊंगा, तो वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं अगर वो उस नीयत के साथ पूरा रमज़ान फॉलो करें तो। और अगर नीयत ना हो तो फिर तो नहीं हो सकता ना। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं कि अगर एक इंसान 30 दिन तक एक नशे से दूर है, एक बुराई से दूर है, एक ऐसा काम जिसको वो अपनी रेगुलर रूटीन में करता है उससे दूर है, तो उसके ज़हनी और जिस्मानी असरात ऐसे हो सकते हैं कि वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए? वो हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि जैसे ही वो रमज़ान दूर होता है ना, वो वापस अपनी उसी सोसाइटी में, नशा करने वालों की सोसाइटी में जाता है और उस सोसाइटी से उसको फिर नशा लग जाता है। तो ये है। अच्छा, अब आ जाता है बाकी और क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इस्लाम का मेन इसमें मकसद है वो है सादगी और डिसिप्लिन। ऐसे और ये भी अफसोस की बात है कि यहाँ पे ना हमारे यहाँ सादगी नहीं की जाती रमज़ान में। बहुत से लोग उतना ज़्यादा खाना खा जाते हैं जितना कि वो आम दिनों में नहीं खाते, क्योंकि पूरा दिन आपका जो जो चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है अपने अफ्तारी में मंगवा ली होती हैं। हाँ जी, चाहे वो ऑयली चीज़ें हों, जी कोई जी जी जूसेस जी, हों, वो उसमें ये नहीं सोचते कि ये हमारे सेहत के लिए कैसा है। तो वो सेहत के लिहाज से भी अगर हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी में इसका फ़ायदा है, तो वो तकरीबन हर बीमारी में रोज़ा का फ़ायदा है। हर बीमारी में रोज़ा रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सिवाय ये कि जिनमें इस्लाम ने या मेडिकली हम कहते हैं कि भी उन ऐसे मरीज़ों को या जिनमें इस्लाम में छूट दी गई है उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि 30 दिन के लिए कुछ लोग नशा छोड़ देते हैं, कुछ लोग बुराइयां छोड़ देते हैं। इन ख़ास 30 दिनों में लोग थोड़े से रिलीजियसली अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। शायद कोई नमाज़ पढ़ने लग जाए, शायद कोई दूसरी चीज़ों को शुरू कर दे, और लेकिन सोसाइटी की तरफ से ये कहा जाता है कि क्या तुम दिखावा कर रहे हो रमज़ान में। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी नीयत के ऊपर है, या कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, या वाकई में इसका इम्पैक्ट इंसानों की ज़िंदगी में है? देखिए जी, बात ये है कि अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें ना बात, तो हमारे नबी ने इस बात को सख्ती से मना किया है कि कोई अगर दिखावा भी कर रहा है तो आपने उसको नहीं कहना। वो इसलिए कि आप उसके दिल में नहीं झांक सकते, दिल की बात वो तो अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए आपका अब ये कहना बनता नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है। शायद कुछ इसी शर्म से कुछ लोग अपने आप को बदलते भी नहीं है कि लोग मुझे कहेंगे कि तुम दिखावा हाँ कर जी, रहे हो। तो इसलिए ये है कि बेहतर है कि हमें नहीं कहना चाहिए, वो अल्लाह और उसका मामला है।
अगर वो दिखावा भी कर रहा है तो उसकी जज़ा सज़ा अल्लाह के पास है, हमारा कहना नहीं बनता। इंसानों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ और जी। मुझे लगता है रोज़े का, जैसे हमने मकसद की बात की, सबसे बड़ा मकसद अपने अखलाक को बेहतर करना जी जी, होता है। अखलाक को बेहतर और कर। इसमें बेहतरी यही है कि आप किसी के ऊपर इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते। हाँ जी, बिल्कुल तो ये सही। बहुत अच्छा एक मैसेज है रोज़े के हवाले से। जिस्मानी फ़ायदों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिस्मानी फ़ायदा बीमारियों से हट के एक इंसान को रोज़ा रखने का क्या क्या हो सकता है? देखें, जिस्मानी फ़ायदा एक तो हमने वैसे डिस्कस कर लिया ना, उसमें ये है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मना किया है कि भाई आपने रोज़ा नहीं रखना। अच्छा, ऐसी ये कौन सी फॉर इंस्टेंस कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिसमें आप रोज़ा ना रखें तो खैर? जैसे देखें, इस्लाम में जो हुक्म है वो ये है कि कोई अगर बहुत छोटा बच्चा है जो कि बालग नहीं हुआ, वो बेशक रोज़ा ना रखे। सही। कोई शख्स अगर बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको भी छूट दी गई है कि वो भी रोज़ा ना रखें। सही। फिर किसी को कोई ऐसी बीमारी जिसमें उसको ये ख़तरा है कि बीमारी बढ़ जाएगी, ओके। वो भी रोज़ा ना रखे। फिर कोई शख्स सफ़र में है तो वो भी रोज़ा ना रखे। सही। कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है वो भी रोज़ा ना रखे। कोई औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो भी रोज़ा ना रखे। सही। और इसके अलावा कोई शख्स ज़हनी मरीज़ है जो कि रोज़े की जो असल फ़जीलत या रोज़े की जो मुक़द्दस अहमियत है उसको भी नहीं समझता, तो उसको भी मना किया गया कि वो भी ना रखे। ना रखें। जब वो समझता ही नहीं उस चीज़ को, क्योंकि इबादत को समझ के करना ज़रूरी होता है। फिर ये है कि लेडीज़ में अगर उनको किसी को मेंसेस आते हैं या उनको वो पैदाइश के बच्चे की पैदाइश के बाद जो उनको ब्लड आता रहता है, तो उस दौरान भी रोज़ा रखना मना है। सही। तो ये बहुत सी चीज़ें, बल्कि ये एक लिहाज से आप समझ लें कि ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम सख्त मज़हब नहीं बिल्कुल है। भी नहीं, कितना सिंपली बताया हाँ, गया है ये इन चीज़ों इंसानी को। फितरत के मुताबिक एक मज़हब है। आपने कहा कि बच्चों को जो अभी बालिग नहीं हुए होते वो रोज़ा ना रखें। चिड़ी रोज़े का कॉन्सेप्ट हमारे दरमियान बहुत है कि माएँ हम छोटे छोटे होते हैं तो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम रोज़ा रखें, तो अम्मा कहती हैं कि चलो रोज़ा रख लो, 12 बजे तुमने लंच कर लेना है। तो ये आपको कैसा लगता है कि ये अच्छा है हमारी मुआशरे देखें, में? इस्लाम में तो इसका तसव्वुर नहीं है, लेकिन ये है कि इस एक लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ना वो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं सही। कि वो बच्चा जो कि दोपहर तक रोज़ा रख लेता है और उसका जी भी किया है, वो एक लिहाज से खुश होता है। लेकिन जब वो बालिग हो जाता है तो फिर अगर वो पूरा रोज़ा भी रखेगा तो उसको उस लिहाज से मोटिवेशन होगी। सही। तो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक है। ओके, तो चिड़ी रोज़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है हाँ जी, जिसको अच्छा होना कॉन्सेप्ट। चाहिए। जी जी। सफ़र में हमने बात की कि सफ़र में रोज़ा ना रखें। आजकल सफ़र आसान हो गए हैं, जहाज़ से भी, बाय रोड भी सफ़र इतने नहीं है, इतने मुश्किल जितने कि शायद पुराने ज़माने में हुआ करते थे। अब एक डिबेट आ जाती है कि पुराने ज़माने में सफ़र बहुत मुश्किल था इसलिए रोका गया। आजकल के ज़माने में जैसे हम लाहौर से कहीं भी इस्लामाबाद तक जा रहे हैं तो तब तो रोज़ा रख लेना चाहिए। नहीं, देखें, बात यह है ना कि एक सफ़र की दो किस्म की नोयत है। एक है कि छोटा सफ़र, सही। अगर आप जहाज़ पे जा रहे हैं तो वो 1 घंटे का या 2 घंटे का पाकिस्तान में ही सफ़र है, जी। वो ज़्यादा बेहतर है। देखें जी, रोज़े का जो है ना, अगर आप कंसेप्ट देखें तो रोज़े की एक ये भी बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरा और मेरे बंदे के दरमियान का ताल्लुक़ है। बेशक। तो जब देखें ना, उस ताल्लुक़ को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि वो शख्स जिसने रोज़ा रखा है उसको कोई नहीं देख रहा सिवाय अल्लाह के, फिर भी वो ना पानी पीता है ना कोई चीज़ खाता है। तो ये तो एक सबूत है ना कि वो वाकई अल्लाह और उसके बंदे का ताल्लुक़ है। तो यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि चूँकि अल्लाह और उसके बंदे का ताल्लुक़ है, तो ये हम कहते हैं कि उसी बंदे को फ़ैसला करने दें जिसने सफ़र करना है। अगर वो सफ़र समझता है कि आसान है और वो रोज़ा रख सकता है तो वो रख ले, क्योंकि ये तो उसने अपनी अकीदत के तहत रखना है। तो इसमें उस बंदे को आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो समझता है कि मैं नहीं रख पाऊँगा तो वो उस लिहाज से भी कर अच्छा, कोई सकता है। ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई लाजमी चीज़ नहीं है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं रोज़ा। जी जी जी। सेहतमंद इंसानों के लिए जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए बेहतरीन ग़ज़ा क्या होनी चाहिए जो हम सहरी में या अफ्तारी में लें? अब जो सेहतमंद लोग हैं ना, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उसमें भी इस्लाम का जो असूल है वो ये है कि आपने सहरी जो अफ्तारी करनी है उसमें सादगी होनी चाहिए। सही। उसमें जो है ना, जो इस्लाम का असूल है कि आपने मैदे के 3 हिस्से करने, एक हिस्सा ठोस, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली छोड़े। सही। फिर उसके बाद सुन्नत हमें मिलती है, खजूर का तसव्वुर है कि खजूर आप सहरी में भी खा सकते हैं, अफ्तारी में भी, बल्कि अफ्तारी में खजूर के साथ रोज़ा खोलना बहुत अफजल माना जाता है।
अब मैं आपको तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ खजूर की अहमियत। जो हमारी तिब है वो उसने इसको खजूर को कसीरुल गज़ा एक फल का नाम दिया है। सही। यानी कि इतनी छोटी मिकदार में आपको इतने ज़्यादा ग़ज़ाई अनासर नहीं मिलेंगे। सही। तो ये खजूर जो है, बल्कि आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो वो बेशुमार सहाबा का वाक़या है। हज़रत अली का कई जगह पे ज़िक्र है कि वो उन्होंने खजूर से रोज़ा रखा और पानी पिया, और खजूर और पानी के साथ उन्होंने रोज़ा खोल लिया, और कोई चीज़ उनको मुयस्सर ही नहीं थी। सर खजूरों की भी तो टाइप्स होती हैं ना, किस्में होती हैं। कौन सी खजूर की किस्म सबसे बेहतर होती है? जैसे सऊदी अरब में हमें अजवा खजूर मिल जाती है, और हमारे पाकिस्तान में दूसरी टाइप्स की खजूरें होती हैं। तो आप पास जो भी अवेलेबल है आप खा लें, या फिर इसकी भी किस्में होती हैं कि कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं है? इसको ना अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, सेहत के लिहाज से, तो सबसे अच्छी खजूर अजवा को माना जाता है कि अजवा खजूर जो है ना, ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों के लिए अजवा खजूर को बड़ा अच्छा माना गया है। लेकिन बहरहाल हमें सिर्फ ये नहीं सोचना, क्योंकि वो महंगी बहुत होती है जी। जो भी खजूर लेंगे, जब वो अगर हम रसूल करीम की जो हालात ज़िंदगी देखते हैं तो उसमें वो उन्होंने हर तरह की खजूर खाई है। तो आप कोई भी खजूर अपने हालात के मुताबिक, अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से कोई भी ले सकते। सारी खजूरें ग़ज़ा के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से बेहतर हैं, बेहतर अच्छी है। हैं, हाँ जी। तो वो आप ले सकते हाँ हैं। जी। और खजूरों की भी कोई होती है कि जैसे कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक आदाद में या ऑड नंबर्स में खजूरें खाया करते थे कि 1 या 3 या 5, इस तरह से। तो ये भी होता है कुछ? ये बस रवायात हैं, लेकिन अच्छा। आप पे इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप किस तरह खाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि देखिए, इस्लाम एक मियाना रवी का मज़हब है। इसमें आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा खजूरें खा जाए। सही। कई लोग मैंने देखा है, वो कहते जी मुझे अच्छी लगी थी, मैं पाव खजूरें खा गया। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। इस्लाम जो है ना वो कसरत को और ये जो लिमिट को क्रॉस करना जो है ना, उसको वो खिलाफ वर्जी करता है। दरमियानी रास्ता इख्तियार दरमियानी रास्ता, मियाना रवी इख्तियार करें। आप खजूर भी खाएं, आप रोटी भी खाएं, आप सालन भी खाएं, पानी भी पिएं। पानी बल्कि ज़्यादा पीने का हुक्म है। लेकिन ये है कि वही बात जो मैंने पहले कही थी कि मैदे के 3 हिस्से करें। एक खाली छोड़ दें, एक पानी के लिए और एक आपके सॉलिड्स के लिए हाँ जी। छोड़ दें, तो आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर हो जाती है। जी जी। सहरी में पराठे खाए जाते हैं जी जी। अमूमन, ये सेहत के लिए कैसा है? अब देखें, अगर तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लामी लिहाज से भी अगर आपने खाना है, ठीक है, आप खा सकते हैं। लेकिन वही बात है, लिमिट में। अगर कोई शख्स 2 पराठे खा रहा है तो वो 2 पराठे खा के तो उसने मैदा भर लिया, तो मैदे को तो नहीं भरना। तो इसलिए थोड़े सी आपने भूख रख के छोड़ना है। सही। तो वो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट खाना जो है ना, वो ठीक नहीं है। अच्छा, पराठे आप इतने नहीं खा सकते? ज़्यादा ना खाएं। अगर आपने खाना है तो 1 पराठा खा लें, सही। लेकिन उसमें भी बंदिश आ जाती है कि आप अपना चीज़ें देखें, आपको कहीं हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको कहीं शुगर तो नहीं है। आपने अपनी साथ वो जिस्मानी सेहत को भी देखना है कि उस लिहाज से आपको कहीं पराठा जो है वो मना तो नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से खाएं। सही, कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचे। अफ्तारी में कौन कौन सी ग़ज़ाएँ ऐड करनी चाहिए जो आजकल हमारे माशरे में ऐड नहीं की जाती? ऑयली चीज़ें हम खा रहे होते हैं, समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ भी चल रही होती हैं, या जो भी आपके आम इधर से जब शॉप से मिल रहा होता है, हम लोग उठा के ले आते हैं। हम मेडिकली देखें, अगर आप देखें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं जी कि पानी ज़्यादा पिएं। आप अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, मना नहीं है, तो फ्रूट आप ज़्यादा खाएं। सही। सैलड ज़्यादा खाएं और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो बाकी ऑयली चीज़ें जो है ना, मेडिकली हम कहते हैं कि इनके वैसे भी नुकसानात होते हैं। तो ऑयली चीज़ अगर आपने करनी भी है तो वो बहुत थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार प्रोटीन होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, आजकल को जो नया दौर आ रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट को देखा गया है कि ये बहुत सी बीमारियों में नुकसान करता है। सही। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी हो गई, चावल हो गए, और जिसको हम आम अपनी ज़ुबान में मरीज़ों को समझाते हैं, चीनी, चपाती, चावल और आलू। सही। तो ये चीज़ें जो है ना, हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई या तो खाएं ना,
अगर आप शुगर के मरीज़ को तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं। तो जो दूसरा मरीज़ है उसको हम कहते हैं कि अगर आपने खानी ही है तो थोड़ी मिकदार में। और एक वही आम इंसान है, वो अफ्तारी करने लगा है, हुँ। उसको भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर बंद नहीं करना, ना बंद करे, लेकिन ये है कि फिर मिकदार थोड़ी कर ले। सही, कि इतना ना खाएं हाँ कि जी, आपके लिए नुकसानदेह हो। हाँ जी। सहरी अफ्तारी में शरबत मुख्तलिफ़ किस्म के लाल, नीले, पीले, आर्टिफिशियल एसेंस वाले शरबत बड़े यूज़ किए जाते हैं हमारे घरों में। आप उनको कैसे देखते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकली हम कहते हैं कि कुदरती चीज़ें आप इस्तेमाल करें। से? सही। कोई ऐसी चीज़ जिसमें मसनूई रंग शामिल हो, वो नहीं ठीक। और बल्कि हम तो अब मेडिकली कहते हैं कि अगर जो लोग फलों का जूस लेते हैं ना, वो जूस भी ना लें, फल लें। नेचुरल नेचुरल चीज़ें जो है ना, वो सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो सही। नेचुरल चीज़ें हैं, उनमें 3 तरह की खसूसियात होती हैं। एक तो वो कैंसर के लिए फ़ायदेमंद है, एंटी कैंसर है। और जो दूसरे नंबर पे वो हमारे जिस्म में, खून में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा देती हैं। और तीसरा ये है कि वो हमारी उम्र को लंबा कर देती हैं। तो इसलिए नेचुरल चीज़ें आप जितनी इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा। इन शरबतों से दूर रहें, ऑयली चीज़ों से दूर रहें हाँ अफ्तारी जी, के दौरान। मसनूई चीज़ों से दूर रहें। मसनूई चीज़ों हाँ से जी। दूर रहें। अच्छा, ये भी होता है कि अफ्तारी, जैसे हमने कहा कि खजूर, आपने कहा कि एक मुकम्मल गज़ा है, हाँ जी। अफ्तार उससे कर लें। डिफरेंट 2 तरह के नैरेटिव्स हैं। एक खजूर से रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद एक डिनर है या रात का खाना है वो अच्छे से कर लें। या एक और है कि अगर आपने अफ्तारी कर ली, उसके बाद आम अफ्तारी जो हमारे घरों में की जाती है, उसके बाद आप डिनर कर रहे होते हैं या कुछ लोग छोड़ भी रहे होते हैं रात के खाने को। इनमें से बेहतर आप किसको कंसिडर करते हैं? देखें जी, बात तो वही आ जाती है कि आपने सादगी को अपनाना है। अगर आपने फुल लेविश किस्म का डिनर बाद में कर लिया तो आपने तो फिर वो सादगी तो ना आई। तो इसलिए ये है कि उसको भी म्याना रवि के साथ आप रखें। थोड़ा अच्छा। खाएं, इतना खाएं कि फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खाने के बाद अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो उसकी एक निशानी ये होती है कि आपको फिर सुस्ती पड़नी शुरू हो जाती सही है, है। नींद आना ये शुरू भी हो एक जाती है। अलामत होती है कि आपने ज़्यादा खा लिया, इतना ज़्यादा ना खाएं। फिर रोज़े का मकसद फ़ौत हो जाता है। आपने उसका नतीजा क्या होता है कि जो लोग फिर ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो जब हम पूछते हैं कि जी हाँ रमज़ान में क्या हुआ, तो वो वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ गया होता है। तो इसकी बड़ी वजह यही है। यही वजह है कि आप ज़्यादा खा जाते हैं। इवन कुछ लोग अफ्तारी के बाद भी या डिनर के बाद भी वो तरावी नहीं पढ़ पा रहे होते, हाँ उनको जी, नींद आना शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल कहते हैं सही हम बात। बाद में खा लेंगे, हम पहले नहीं खाते क्योंकि हमें नींद आना शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो कोई ख़ास किस्म का डिनर, कोई गज़ा आप प्रिस्क्राइब करते हैं अपने अपने जो भी पेशेंट्स आते हैं या आम लोगों को, कि आप डिनर में ये चीज़ें ऐड कर लें अगर आप रमज़ान के दौरान जैसे मैंने आपको खा रहे हैं? पहले कहा कि प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए, गोश्त खा लें आप। कोई ऐसी चीज़ किसी भी शक्ल में गोश्त आप ले लें, वो चूँकि प्रोटीन है वो सुस्ती नहीं पैदा करता। सही। लेकिन अगर आप ऑयल ज़्यादा लेंगे या अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सुस्ती पैदा करेंगे। फाइबर लेंगे, वो बड़ा फ़ायदेमंद है। और चूँकि हमने रमज़ान में ग़ज़ा थोड़ी सी कम लेनी होती है, हमें फ़ाइबर ज़रूर लेना चाहिए ताकि फाइबर में कब्ज़ ना क्या हो। क्या चीज़ें आ जाती हैं? फाइबर में ये देखें जितने भी छिलके वाले फल हैं, सही। वो छिलके समेत, जैसे सेब है छिलके समेत खाएंगे आपको फ़ायदा होगा। ये जो अमरूद है वो फ़ायदा करता है। सही। इसी तरह आप सलाद में देखें कि खीरा जो है छिलके समेत लें, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। सही। तो ये ऐसी चीज़ें आप लें, आपको फ़ाइबर वो जो है आपका नेचुरली पूरा होगा। आपको फिर बेशक अगर आप इस तरह लेते हैं, फ्रूट और सैलड ज़्यादा लेते हैं, तो फिर आपको ये जो है इसबगोल का छिलका, तुख मलंगा, ऐसी चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सही। सही। ये चीज़ें लेंगे, आपकी रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद सेहत में बहुत नुमायाँ फ़र्क होगा। और ये जो है ना, इसको आप अगर देखें कि आजकल के ज़माने में एक नई चीज़ दरियाफ़्त हुई है और इंटरनेट के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और रोज़ा एक ही चीज़ है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम मरीज़ को कहते हैं कि आप पानी पी लें। वो जो 16 घंटे का या 15 घंटे का जिसने भी वो फास्ट रखा है, तो वो इसी वजह से लफ्ज़ वो उसमें भी फास्ट ही उन्होंने किया है, लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब इसमें फ़र्क क्या है कि हमारे मज़हब में हम वो पानी भी नहीं करते। वो पानी ना पीना और कोई भी चीज़ ना खाने का ये होता है कि फिर हमारी कुव्वत मदाफ़त बेदार होती है।
ओके, इम्यून सिस्टम। हाँ जी, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव होता है। वो एक्टिव जब होता है तो वो हमारे जिस्म को हर तरह की बीमारी के लिए पावरफुल करता है। सही। तो रोज़े में जो हमारा एक इस्लामी कल्चर है रमज़ान का, रोज़े का, वो बेहतर है वो बेहतर है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून हाँ जी, सिस्टम बढ़ाने के लिए। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फिर आप जो असूल हैं या इस्लाम के रोज़े के जो असूल हैं वो उनके ऊपर पूरा चलें। ये नहीं करना चाहिए कि जैसे ही आपने रोज़ा खोला आप वो सारी कमियां दूर करके तो उससे भी ज़्यादा सरप्लस कर लेते हैं, वो गलत है। फिर तो अब सेहत किसी भी तरीके से बेहतर नहीं हो हाँ सकती। जी, बिल्कुल नहीं बेहतर हो सकती। पानी की कमी को पूरा करने के लिए, डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए सहरी में दही खाने का अक्सर लोग कह रहे होते हैं। हाँ जी, तो ये बेहतर है? जी बहुत बेहतर है। ऐसी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप पानी भी ज़्यादा पी सकते हैं, स्कंजबिन ज़्यादा पी लें, दूध की नमकीन जो है लस्सी वो पी सकते हैं। अगर आप देख लें मौसम के लिहाज से उसको देखना पड़ता है कि अगर ठंड है तो फिर आप लस्सी ना पिएं, लेकिन वरना ये है कि नमकीन लस्सी बहुत से ऐसे लोगों को, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो वो बड़ा स्टेबल करती है। स्कंजबिन बड़ा स्टेबल करती है, तो बड़ी और फ़ायदा। दही, हम दही डिस्कस कर बड़ी रहे थे कि फ़ायदेमंद चीज़। दही के तो और बहुत से फ़ायदे हैं। दही तो आपका जो है पूरा ग़िज़ा का जो निज़ाम है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके लिए बड़ी पावरफुल चीज़ है। एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। ओके। और ये जो मैदे के और अंतड़ी के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए तो दही बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो रमज़ान के अलावा भी हमें अपनी ग़िज़ा में, रूटीन में लेनी इस्तेमाल चाहिए। करनी चाहिए। जो आम दही घर में बनता है या जो बाज़ार से मिलता है, इसमें क्या फ़र्क है? या दही की जो टाइप्स होती हैं उसमें से कौन सा दही बेहतरीन हमारे लिए दही हो की सकता है? 3 टाइप्स हैं जी। एक दही है जिसको हम कर्ड कहते हैं, जो हमारे घर में मिलता है या जो बाज़ार में जो दही बेचने वाले जो होते हैं वो देते हैं। वो जो है हमारा सिर्फ़ तेज़ाबियत को दूर करता है। एक इंटरनेशनल कंपनी का जो बाहर से आ रहा है, वो जिसको योगर्ट कहा जाता है, वो ना सिर्फ ये है कि तेज़ाबियत को दूर करता है, बल्कि वो ऊपर वाला हिस्सा जो मैदे का हिस्सा है यहाँ तक वो प्रोबायोटिक्स भी देता है। प्रोबायोटिक्स वो है जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें एक प्रोटेक्शन भी देता है, इन्फेक्शन से भी देता है। तो लेकिन एक तीसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं ग्रीक योगर्ट। ये ग्रीक योगर्ट यूनान के एक बहुत मशहूर अक्लमंद आदमी थे और फ़िलासफ़र थे, सुकरात, उनकी ईजाद है। अब यूनान में तो ये बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में इतना रवाज नहीं है, बड़े बड़े स्टोरों पे अभी ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है, लेकिन बाहर में अगर आप यूरोप, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में देखें तो वहाँ उन्होंने योगर्ट को और कर्ड को ख़त्म कर दिया। वो सिर्फ ग्रीक योगर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ग्रीक योगर्ट के 3 किस्म के फ़ायदे हैं। एक वो तेज़ाबियत को ठीक करता है, दूसरा वो जो प्रोबायोटिक्स पैदा करता है वो सिर्फ मैदे की हद तक नहीं, बल्कि वो अंतड़ी और पूरे जो जिस्म के निज़ाम लिए हज़म बेहतर है ना, पूरे के पूरे में वो प्रोबायोटिक्स पैदा करता है। तीसरा ये है कि वो जो हमारी इंटरनल लाइनिंग है, मुंह से लेकर अंदरूनी मैदे की अंदरूनी लाइनिंग और अंतड़ी की अंदरूनी, उन सब को वो ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो ये दही तो बहुत शानदार चीज़ है ये। लेकिन ग्रीक योगर्ट वो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन फ़ायदे भी तो उसके ज़्यादा। इंसानों के लिए पाकिस्तान में अफोर्डेबल नहीं है हाँ ग्रीक जी, योगर्ट, तो इसीलिए जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर इस्तेमाल हाँ करे, जी, जो नहीं कर सकता वो आम दही का भी इस्तेमाल कर कर सकता सकता है। है। जी बिल्कुल। बीमारियों की तरफ चलते हैं। हाँ जी। अगर एक इंसान को शुगर की बीमारी है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? अगर रखे तो किन वजूहात की बिना पर वो रोज़ा रख सकता है? शुगर की बीमारियों में ये है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ देखें जी, शुगर जो है ना 2 किस्म की होती है। सही। एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 हम उस शुगर को कहते हैं जो कि पैदाइशी शुगर होती है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका पैंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा। ओके। अब जब उसका पैंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा तो उसने सारी उम्र इंसुलिन का टीका लगाना है, वो मजबूर है। अब इस तरह के मरीज़ के लिए रोज़ा रखना जो है ना वो मना है। ओके। हम उसको क्लियर कट कह देते हैं कि तुमने रोज़ा नहीं रखना। सही। ठीक। उसके अलावा एक ऐसा मरीज़ आ जाता है आपके पास जिसका शुगर जो है ना वो कंट्रोल सही नहीं है, अचानक उसकी शुगर कम हो जाती है, अचानक उसकी बढ़ जाती है। सही। तो ऐसे मरीज़ को भी हम मना करते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखो, क्योंकि आप जो है वो ठीक नहीं रहेगा, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है। या फिर ऐसा मरीज़ जिसकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, सही।
मतलब किसी वक्त भी कंट्रोल नहीं होती, सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद। उसमें हम दूसरी वजह भी देखते हैं क्योंकि आम तौर पे कंट्रोल तो हो जाती है, मरीज़ तावन सही तरह नहीं कर रहा होता, ना परहेज़ कर रहा होता है, ना दवाई बाकायदगी से ले रहा होता है। तो ऐसा मरीज़ भी रोज़ा रखेगा तो वो अपना ख़तरनाक सिचुएशन में भी आ सकता है। सही, उसको भी नहीं रखना चाहिए। उसको भी नहीं रखना चाहिए। या फिर ऐसा है कि जिसको शुगर की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई हूँ, अच्छा, यानी कि जिस मरीज़ है उसके पाँव, मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि पाँव का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर उसके जिस्म के ऊपर शुगर की वजह से वो हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं या फिर उसके ज़ख़म बनने शुरू हो गए हैं, तो ऐसा जो कॉम्प्लिकेशन वाला मरीज़ है जिसमें शुगर कंट्रोल और कंटिन्यूसली डॉक्टर के लिहाज से उसको सुबह दोपहर शाम दवाई की ज़रूरत है, और तो या शुगर की वजह से उसके जो बुरे असरात हैं गुर्दे तक चले गए हैं, सही। तो ऐसे मरीज़ों को भी हम कहते हैं कि रोज़ा ना रखें। लेकिन कौन सी ऐसी शुगर होती है कि इसमें रोज़ा रख सकते हैं? हाँ, ये जो दूसरी है ना टाइप 2 शुगर, ओके। जो कि पैदाइशी नहीं होती, उसमें हम कहते हैं हाँ मरीज़ को भी ये ज़रूर रोज़ा रखे। लेकिन उसमें भी आगे किस्में आ जाती हैं। हम कहते हैं जी रोज़ा रखने से पहले आपकी बेशक शुगर कंट्रोल है, लेकिन एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मिल के ओके। उसके साथ जाके, और क्योंकि वो ना डोज़ एडजस्ट करनी बड़ी ज़रूरी होती है। ओके। क्योंकि जब हमने सारा दिन भूखे रहना, आम हालात में तो हम सारा दिन भूखे नहीं रहते, नहीं। लेकिन जब भूखे रहना है तो डोज सेट करनी बड़ी ज़रूरी होती है। सही। अब डोज सेट करने में दो तरह की है, एक तो हम खाने वाली दवाई लेते हैं, सही। एक हम कई मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन लगाते हैं। अब खाने वाली दवाई की भी दो किस्में हैं, एक वो हैं जो कि हमारा अंदर जाके सिस्टम ठीक करती है, लेकिन वो शुगर को डायरेक्टली कम नहीं करती। सही। अब वो दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आपको उनकी मिकदार या उसकी डोज सेट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप ले रहे हैं वो लेते रहें। वो मसलन कौन-कौन सी? मसलन हैं जी, एक वो दो ग्रुप्स हैं, उसमें से एक ग्रुप के अंदर 4 किस्म की दवाइयाँ जो आम मार्केट में मिलती हैं। एक है ग्लूकोफेज, न्यूडिपार, पोज, पाइजर, ये मिलती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। सीटामेट है, ट्रिवियामेट है, सीटाजेन एम है, विलगेट एम है। ये मैं उन दवाइयों के नाम ले रहा हूँ जो कि आम मार्केट में इन नामों से मिलती हैं। अगर कोई मरीज़ इन नामों में से कोई दवाई ले रहा है तो उसको किसी तरह की भी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन इसके अलावा एक और भी ग्रुप है जिसमें मरीज़ ना शुगर और इंसुलिन के टीके नहीं होते, लेकिन शुगर के टीके होते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, लेकिन वो मरीज़ साथ में शुगर के साथ साथ मोटा भी होता है। सही। तो वो GLP ग्रुप है जिसके टीके ओजेम्पिक के नाम से आते हैं और सक्सेंडा के नाम से, सेमीटाइड के नाम से, इस तरह के टीके आते हैं। सही। वो भी कम नहीं करते, लेकिन साथ में चूँकि मोटापा कम करते हैं, रिड्यूसिंग रिजीम होता है। तो मैं अपने मरीज़ों को यही कहता हूँ कि भाई आप ये टीके भी रमज़ान के बाद लगवा लें। सही, रमज़ान के दौरान नहीं हाँ जी। लगवाएं। अब ये तो हो गया ग्रुप जिसमें आपको किसी तरह की चेंजेस करने जो की दो ज़रूरत। ग्रुप्स की हमने बात की, अगर ये दवाई नहीं लेते आप तब कोई नुकसान नहीं है शुगर के पेशेंट्स को? नहीं, अगर आप इसमें तब्दीली नहीं करते, जिस तरह की वो दवाई खा रहे हैं आपने वैसे ही करना है, वही दवाई की डोज रखनी है, वही टाइमिंग्स रखनी है। अब जो दूसरा ग्रुप है ना, उसमें वो दवाइयाँ हैं जो कि शुगर की मिकदार को डायरेक्टली जाके कम कर देती हैं। उस ग्रुप में आ जाती हैं डायोनिल है, डायामाइक्रोन है, एमरिल है और गैट्रिल है। ये एक ग्रुप है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें आ जाती हैं डेपा है, एम्पा है, जार्डी है, एड्रेंस है। ये जो ग्रुप है ये शुगर की मिकदार कम करता है। अब इसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि अगर तुम ये दवाई सिर्फ सुबह के वक्त ले रहे हो तो आप इस दवाई को शाम को ले जाओ। क्यों कि अगर आपने सुबह ली है, बाद में आपका फाका है, तो ये आपकी शुगर को ज़्यादा लो कर देगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपने सुबह भी लेनी है तो शाम को भी लेनी है, तो सुबह वाली जो दवाई है उसकी मिकदार आधी कर दो। सही। ताकि शुगर जो है ना आपके हाँ लो ना हो, क्योंकि शुगर का लो होना भी नुकसानदेह है और इसका हाई होना भी नुकसानदेह है। इसके बाद आ जाती है इंसुलिन की। बहुत से मरीज़ हमारे इंसुलिन पे लगे हुए हैं। इंसुलिन की दो किस्में हैं, एक है सिंगल और एक है मिक्स। अच्छा, अब जो सिंगल है उसमें ह्यूमालिन एन है, लेविमिर है। ये अगर कोई ले रहा है सिंगल तो वो अगर तो सिंगल
सिर्फ एक ही दफ़ा वो लेता है और सुबह के वक्त लेता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि चूंकि इसने शुगर की मिकदार को कम करना है, इसको आप शाम को ले जाएं। सही। लेकिन अगर वो 2 टाइम ले रहा है तो फिर हम कहते हैं जी सुबह वाली जो है ना वो आधी कर ले। ओके। और जो मिक्स वाली है, मिक्स वाली में हम, ये बड़ी मशहूर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, 30-70 कह लें, ह्यूमालिन 30-70 या 70-30, फिर ह्यूमालॉग मिक्स 25, नोवो मिक्स 30 और मिक्स स्टार 30। ये जो है ना, अच्छा अब ये जो मिक्स इंसुलिन है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, लेकिन इसमें हमने करना ये होता है, इसका ज़रा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके फार्मूले में हमने करना ये होता है कि जो सुबह वाली आपने डोज़ ले रहे हैं ना, वो आपने शाम को लेनी है। ठीक है। और जो शाम वाली डोज़ आप ले रहे हैं वो आपने सुबह लेनी है, लेकिन हाफ मिकदार में। सही। सुबह वाली डोज शाम पे ले जाएं, शाम वाली सुबह पे ले जाएं, और हाफ मिकदार में। ओके। अच्छा, अगर यानी कि शाम को वो 30 यूनिट लेता है, तो अगर वही शाम वाली सुबह लेगा ना तो फिर 15 यूनिट लेगा। सही, ठीक हो गया। ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि शुगर जो है ना वो कम ना हो, क्योंकि ये शुगर के मरीज़ में शुगर कम हो जाए तब भी ख़तरनाक है, शुगर ज़्यादा हो जाए तब भी ख़तरनाक है। लेकिन जैसे आपने टाइम का बताया कि टाइमिंग्स चेंज कर लें, अगर आप शुगर की दवाइयाँ मुख्तलिफ औकात में लेते थे, रमज़ान में आप उनको बदल रहे हैं, तो इस पे सेहत पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि बेहतरी होती है। और लेकिन इनको करने से पहले एक इंसान को अपनी शुगर रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। बिल्कुल चेक करते रहना चाहिए। और बल्कि ये है कि हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका तबीयत ख़राब होती है, दिल घबराता, अव्वल तो इन मरीज़ों को ना तजर्बे से पता चल जाता है कि मेरी शुगर कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिर भी अगर ना समझ आ रही हो तो उस वक्त आप ऐसा करें कि भाई अपनी शुगर चेक करा लें। सही। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा हो गई है, तो आप रोज़ा तोड़ लें। या 70 से कम हो रही है तब भी तोड़ लें। ठीक है। तो ये टाइमिंग्स जो है ना, जिस वक्त शुगर कम या ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, एक सुबह 10 बजे के करीब ख़तरा होता है, एक शाम को असर के टाइम ख़तरा होता है। तो इन दोनों टाइम चेक करवा लेनी चाहिए? चेक नहीं, अब अगर आपकी तबीयत, आप अपने आप को समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो उस वक्त फिर चेक करा लेनी चाहिए। या आपने अगर अद्वियात की टाइमिंग भी चेंज किए हैं, तब भी अपनी सेहत पे गौर करना ज़रूरी है कि मुझ पे कहीं इम्पैक्ट्स तो नहीं हो रहे, या अपनी जो शुगर को चेक करते रहना। क्योंकि जैसे हमने बात की कि शुगर तो चलें हमने अद्वियात के ज़रिए कंट्रोल कर ली, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल भी तो बदल रहा है, हम ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, हम चीज़ें दूसरी भी खा रहे हैं, तो उसका भी तो शुगर लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है। एक और भी जो मैं अपने मरीज़ों को मशवरा देता हूँ कि भाई अगर सारी चीज़ों के बावजूद आपका जी भी करता है और आपको डर भी लगता है, तो उसमें आप ना, जैसे आपने चिड़ी रोज़े की बात की, मैं उनको कहता हूँ ट्रायल रोज़ा रख लें रमज़ान से पहले। अच्छा। एक ट्रायल रोज़ा रख लें और आप इस नीयत के साथ रख लें कि या अल्लाह अगर ये मुझसे निभ गया तो मैं शाम तक पूरा कर लूँगा। सही। ना हो तो आप फिर दरमियान में शुगर चेक करके तोड़ सकते हैं, बजाय ये, क्योंकि वो तो नफली रोज़ा होता है ना ट्रायल रोज़ा, उसको तो आप अगर तोड़ भी लेते हैं तो आपको गुनाह कोई नहीं है। और गुनाह तो इसका भी नहीं होगा क्योंकि आपने बीमारी की वजह से तोड़ा है, लेकिन ये होता है कि ज़हन पे फिर बोझ नहीं रहता। तो रमज़ान से पहले एक आध ट्रायल रोज़ा रख के देख लें, फिर आप में ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाए। ओके, फिर आप देख सकते हैं कि क्या मेरी सेहत मुझे अलाउ कर रही है रोज़ा हाँ रखने के लिए या नहीं कर रही। सही बात। टाइप जितनी भी हमने अद्वियात की बात की या रोज़े की, जो हम कह सकते हैं कि रोज़ा रख सकते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के दौरान ही रख सकते जी हैं। जी। टाइप 2 डायबिटीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? टाइप 2 वो होती है जिसके अंदर आपको आम तौर पर ये 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों को होती है। ओके। और इसमें जो है ना इंसुलिन कोई मजबूरी नहीं है। सही। इसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ खाने से, और अब तो जो नया एक आ गया ना सिस्टम, जिसमें देखा गया है कि टाइप 2 में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और उसको अब हम जो सिर्फ ग़ज़ा के साथ, अगर मसलसल मरीज़ एहतियात करे तो ग़ज़ा के साथ शुगर रिवर्स हो जाती है, मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। अच्छा, शुगर का इलाज? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने काफ़ी मरीज़ ठीक किए हैं जो कि मरीज़ के तावन के ऊपर होता है। सही। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा इसमें आर्ट ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट बंद करने होते हैं, फाइबर ज़्यादा करना होता है, सैर आपने बढ़ानी होती है अपनी, और पानी की मिकदार ज़्यादा करनी होती है, प्रोटीन आप ज़्यादा लें, कोई मसला नहीं। आप अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो आप चिकनाई भी ज़्यादा लें। तो वो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं, तो अंदर से सिस्टम खुद ब खुद बेहतर होता है, पेंक्रियाज भी आपका ताकत पकड़ता है।
तो ये सारी चीज़ों के साथ फिर खुद ब खुद शुगर जो है ना वो सेट हो आपको जाती है। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी दवाइयाँ बंद करनी शुरू कर देते हैं वाह। और फिर एक वक्त आता है कि उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती है, वो बगैर मेडिसिन से चलता रहता है। लेकिन इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करना बड़ा ज़रूरी है, कंटिन्यू करना अदरवाइज ज़रूरी दोबारा से शुगर वापस आ सकती नहीं। है। अब देखें कंटिन्यू करने का फ़ायदा क्या है। सही। एक तरफ अगर आप नहीं करते तो आपकी शुगर की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। ओके। कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी और शुगर एक ऐसी बीमारी है, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखन तक कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। सही। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अब सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और फिर उन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। Exactly. आप दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बचेंगे, बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा है अगर अपना लाइफस्टाइल ही बेहतर हाँ कर जी। लें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सही। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी ये मसला होता है, कभी उनका एकदम लो हो जाता है और कभी एकदम हाई हो जाता है। सही। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में तो यहाँ तक है कि स्ट्रेस का बड़ा रोल है। बड़े लोगों में मैंने देखा है कि स्ट्रेस ली, एकदम बीपी डाउन हो गया, दूसरी दफ़ा ज़रा सा गुस्सा आया, बीपी एकदम शूट कर गया। तो ऐसे मरीज़ों को एक दफ़ा अपने जो है ना, जो गुस्से वाले मरीज़ों को तो मैं कहता हूँ अपने साइकेट्रिस्ट को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि भाई मैंने रोज़ा रखना है, आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं, और उसके साथ मेडिसिन अपनी प्रॉपरली लें। और उसमें भी देखना ये होता है कि वो बाकायदा हम एक दफ़ा वो मरीज़ का ट्रायल करते हैं और उसके मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करना बड़ा आसान होता है। हम कहते हैं सुबह दोपहर शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, हम देखते हैं कि अगर वो स्टेबल रहता है तो फिर हम कहते हैं बेपरवाह होकर रोज़ा रखें। लेकिन उसमें हमने ना ग़ज़ा का ख़ास तौर पर कहते हैं, ग़ज़ा का, इसकी जो ब्लड प्रेशर की ग़ज़ा है उसको हम कहते हैं डैश डाइट। मतलब इसका बनता है डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाई ब्लड प्रेशर। डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, डैश डाइट। डैश डाइट, नाइस नेम। हाँ जी। तो वो जो है ना, फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि आपने डैश डाइट के साथ ही सैरी करनी है, डैश डाइट के साथ ही अफ्तारी करनी है। सही। तो वो अगर कोई इस तरह करता है तो मैंने बड़े मरीज़ों का देखा है कि रमज़ान के बाद उसकी दवाइयाँ हम छुड़वा देते हैं। सीरियसली? हाँ, उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही सही हो गया, सेट हो जाता है। और वो जनाब, लेकिन वो हम कहते हैं कि तुमने लेकिन डाइट अपनी वही रखनी। तो इसमें क्या डाइट आ सकती है? डैश डाइट। डैश डाइट में देखें जी, ज़्यादातर सब्जियां, सलाद, फल। अब चूंकि ऐसे मरीज़ को शुगर नहीं है तो वो फल जिस तरह के मर्ज़ी खा सकता है। सही। पानी ज़्यादा पिए, सैर ज़्यादा करे, तो ये, और टेंशन कम से कम ले। ये खैर मुश्किल है किसी को हाँ, कहना लेकिन कि चलें टेंशन मत बाकी लीजिए। चीज़ें जहाँ तक कर सकता है उसको जब हम कहना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना साइकोलॉजी बड़ी इन्वॉल्व होती है ब्लड प्रेशर में। सही। तो ये है कि उसको समझाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। बात देखें, कोई भी बीमारी होगी, मरीज़ का तावन बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं अपने मरीज़ को हमेशा कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा इलाज तुम्हारे अपने हाथ में है। ऐसा ही है, जैसे नियत की बात की हमने, नीयत की बात है कि अगर आपकी नियत है कि आप ठीक हो जाएं तो आप ठीक हो भी सकते हैं। हाँ नियत जी। है आप टेंशन कम लें, आप बेहतर की तरफ आ सकते हैं। अमूमन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर इकट्ठे ही होते हैं। हाँ तो जी। अगर ये दोनों बीमारियां इकट्ठे हैं तब भी रोज़ा रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। वही बात है कि अपने वो या तो अगर उसका एक ही डॉक्टर है तो उस डॉक्टर से डिस्कस करे, वरना शुगर के और ब्लड प्रेशर के डॉक्टर से डिस्कस कर ले और उसके मुताबिक दवाइयों में चेंजेस करा ले। ठीक है। और उसके बाद वो रखे। और लेकिन बस बात वही आ जाती है कि उसने अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करना। सही। अपनी डाइट को चेंज करना हाँ है, जी। अपनी रोज़मर्रा रूटीन को चेंज करना है, सैर को, अपने मिजाज को भी चेंज अपने करना है। मिजाज को बदलना है। हाँ जी। मिजाज, अच्छा कहते हैं कि रोज़ा जो है वो मिजाज को बदलता है, स्ट्रेस रिलीज़ करता है, डिप्रेशन में कमी करता है। मेडिकली भी आप इसको ऐसे देखते हैं? मेडिकली हम इस तरह देखते हैं ना कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि रोज़ा सिर्फ ग़ज़ा का नहीं है, ज़ुबान का भी है। वाह। तो अगर किसी ने ज़ुबान का रोज़ा रख लिया, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, वो अगर इस चीज़ को समझ लें तो उनकी बहुत सारी बीमारियों का ना सिर्फ उनका अपना इलाज हो जाता है, बल्कि उनके अच्छे बिहेवियर से बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता है। जिनको उनकी ज़बान की वजह से नुकसान हो रहा था, ज़ुबान की स्ट्रेस तो रिलीज फिर होना हाँ ही जी, है। हाँ जी। इनका भी स्ट्रेस कम होगा, आसपास के लोगों का भी स्ट्रेस कम हाँ होगा। जी। तो हम इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। किडनीज़ की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला जो लोग हैं उनको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रोज़े के दौरान, तो उनको रोज़ा अगर रखें तो किस तरह से रखें? उसमें देखें, किडनी के मरीज़ का ना बहुत सही एनालिसिस करना पड़ता है। मसलन किडनी के मरीज़ दो तरह के हैं। एक वो हैं जो डायलिसिस के ऊपर हैं, जो डायलिसिस के ऊपर हैं वो तो पक्की बात है रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है।
अब जो डायलिसिस के ऊपर नहीं है उनके हम कहते हैं जी कि उसका क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, तो हम उसके ना वो टेस्ट करवाते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया और उसका जीएफआर से हम देखते हैं कि उसका फिल्ट्रेशन रेट कितना है। ओके। तो अगर तो उसका फिल्ट्रेशन रेट 60 से ऊपर है तो फिर तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है जी, ट्रायल रोज़ा पहले रख के देख लें। ओके, शुगर की तरह। हाँ, नहीं शुगर के लिए नहीं, किडनी के पेशेंट को। हाँ, नहीं जैसे हमने शुगर में बात की कि ट्रायल रोज़ा रख लें, हाँ जी, तो उसी वैसे तरह ही का। इस तरह का पेशेंट भी हाँ, ट्रायल रोज़ा ट्रायल रोज़ा रखे और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि रखो, लेकिन साथ साथ ख्याल रखना है। लेकिन अब किडनी के मरीज़ को पानी का हमने हिदायत देनी होती, किडनी के मरीज़ को हमने ना प्रोटीन कम करनी होती है उसकी। तो उस लिहाज से हम ना किडनी के मरीज़ का डाइट चार्ट भी उसको बना के देते हैं और किडनी के मरीज़ का जो है ना वो पूरा उसको एक अंडर सुपरविजन जो है ना उसका कराया जाता है। सही। और बस ये है कि उसकी क्रिएटिनिन अगर और यूरिया अगर वो नॉर्मल लिमिट में हैं या अगर बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन पे भी हो तब भी रखाया जा सकता है, लेकिन अगर वो अबव साइड में है, नॉर्मल से अबव है, तो फिर हम उसको मना करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो नॉर्मल थे, लेकिन जब से उसने रोज़ा रखना शुरू किया तो क्रेटिनिन में या उसकी जो बाकी जो हैं चेंजेस आना शुरू हो गए और अब नॉर्मल हो गए, फिर उसके बाद बीच में रोक देते हैं कि रोज़ा ना रखें। उसमें एक तो ये है ना कि जब चेंजेस आनी शुरू होंगी तो उसमें अलामात भी आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही अलामात आती है उसका चेक भी कराया जा सकता है। तो उसमें ये है कि अपने डॉक्टर के साथ अगर वो ज़ाहिर है फिज़िकली बार बार वो फीस नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करे जो कि उसके साथ फ़ोन पे भी उसको गाइड करता है। एक किडनी के पेशेंट को आमतौर पे बैठे हुए जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर में पता नहीं लग सकता कि मेरा किडनी का इशू बढ़ चुका है या मेरे क्रेटिनिन में फ़र्क है, कोई अलामात हो सकती है? अलामत होती हैं, जैसे एक मरीज़ को फिर यूरिन के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर उसको कमज़ोरी शुरू हो जाती है और उसको थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा हल्का सा काम किया थकावट शुरू हो जाती है। सही। और ये है कि इस तरह की उसमें अलामात और गनूदगी भी उसकी ज़्यादा शुरू हो सकती है। मतलब ये काफ़ी अलामात आती हैं और जो मरीज़ होते हैं ना पुराने, उनमें उनको समझ आ जाती कि ये अलामत जो है ना मुझे वो मनफी साइड पे ले जा और रही है। अगर ये अलामात हैं तो किडनी का पेशेंट रोज़ा ना रखे, हाँ जी, आप ये कहते हैं? जी जी जी। और अगर किसी ने रोज़ा रखा है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ या किडनी का मरीज़, इन्होंने रोज़ा रखा है, कौन सी ऐसी लिमिट है कि आप कहते हैं कि चलिए रोज़ा तोड़ दें? जैसे हमने ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अब उसको अंदाज़ा हो गया, क्योंकि कई मरीज़ों का होता है कि जब उनका बीपी हाई होता है तो वो सारा गर्म, सारा चेहरा हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो रही है या उसको लगे कि मैं फेंट हो रहा हूँ, किडनी के मरीज़ को भी फेंट होने का एक ख़तरा होता है, तो उस हालत में फ़ौरी तौर पे उसका टेस्ट किया जाए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ का तो बड़े आराम से नॉन इन्वेसिव टेस्ट हो जाता है। जो किडनी का मरीज़ है उसका वो ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। तो वो अगर वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ का वैसे तो 120/80 उसका ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन अगर उसका 180, 190 या 200 तक जा रहा है तो फौरी तौर पे उसका रोज़ा तोड़वा दें। सही। और नीचे वाला उसका अगर 100 से 110, 120 हो रहा है तब भी तोड़वा दें। फिर ये तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर। अब कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया वो लो में जाना शुरू हो जाते हैं। अगर नीचे वाला उसका जो है ब्लड प्रेशर उसका जो है वो 90 से नीचे जा रहा है और जो दूसरा 60 से भी नीचे जा रहा है, 120-80 होना चाहिए ना, वो 90-60 से दोनों नीचे जाने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब वो मरीज़ शौक की तरफ जा रहा है, तो उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, गनूदगी शुरू हो जाएगी, वो अलामात भी शो करेंगी। तो अगर वो मरीज़ ज़्यादा लो की तरफ जा रहा है तब भी तोड़वा दें, ज़्यादा हाई की तरफ जा रहा है तब भी तोड़वा रोज़ा तोड़ लें। गुर्दे का मरीज़ किस टाइम पे रोज़ा तोड़े या उसको कोई अलामात इस तरह की होती है? जैसे मैंने बताया कि अगर वो नीम बेहोशी की हालत में आ गया और आपने टेस्ट किया और आपने देखा कि उसके क्रिएटिनिन, उसका जीएफआर, उसकी जो है यूरिया वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसी वक्त उसका रोज़ा तोड़वा। यानी कि अगर आम इंसान घर में बैठा हुआ है, फेंट होना शुरू हो रहा है, तो अगर गुर्दे का मरीज़ भी है तो उसको चाहिए कि रोज़ा तोड़ ले। हाँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ जी। बड़ी बीमारी, दिल की बीमारी, हाँ जी, हमारे मुल्क में बाहर भी, अब इस बीमारी के दौरान रोज़ा कैसे रख सकते हैं? अब दिल का जो मरीज़ है ना, देखें दिल के आम तौर पर एक दो तरह के मरीज़ होते हैं, जिनकी एक तो जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसमें 2 या 3 महीने तक हम समझते हैं कि वो उसकी जो है ना बाकायदा स्टेबल हो जाती सिचुएशन। अब स्टेबल होने के बाद एक दफ़ा उसके सारे टेस्ट किए जाएं, अपना डॉक्टर उसको इजाज़त दे कि भाई अब तुम अंदर से पूरी तरह
सेट हो, अब तुम रोज़ा रख सकते हो, तो फिर वो रख सकता है। सही। लेकिन 2 महीने से पहले उसको नहीं रखना चाहिए। ओके। एक और दूसरा आ जाता है जिसके अंदर वो स्टेंट डाले जाते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती। स्टेंट वाला तो बेशक हफ्ते बाद भी एक दफ़ा अपना डॉक्टर से चेक कराए, अपने इंटरनल जो टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल और वो जो दूसरे मुतलका गुर्दे के टेस्ट, वो सारे टेस्ट वगैरह करा ले। उसके बाद अपने डॉक्टर से पूछे, और अगर डॉक्टर अगर उसको इजाज़त दे देता है तो वो हफ्ते बाद भी रोज़ा रख सकता है। लेकिन दिल के मरीज़ के लिए फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा ट्रायल रोज़ा ज़रूर रख ले। ये एक बहुत बड़ा अच्छा मेथड है कि एक ट्रायल रोज़ा रखा, आपका ज़हन जो है ना वो आपको कम से कम अंदर से एक इजाज़त दे देता है कि हाँ अब तुम कर लो। रोज़े के दौरान हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है या बढ़ सकता है? हार्ट अटैक का ख़तरा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये अगर उसको सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम है तो ना उसकी शुगर का कोई मसला है, ना उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। लेकिन अगर हार्ट के साथ साथ उसको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर उसको हार्ट के डॉक्टर के साथ साथ शुगर के डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, उधर से भी उसको इजाज़त लेनी चाहिए। तो यानी कि जितनी भी आपको बीमारियां हैं डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके बाद रोज़े की तरफ जाएं। हाँ, लेकिन दिल का मरीज़ जो है ना वो रख सकता है रोज़ा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बशर्ते कि वो स्टेबल है। हाँ, एक हार्ट फेलियर का मरीज़ होता है जिसको दिन में 2-3 दफ़ा उसको पेशाब आवर दवाई देनी होती है। सही। तो वो हार्ट फेलियर के मरीज़ को हम इजाज़त नहीं देते रोज़ा रखने की। हाँ जी। अगर किसी को एक हार्ट, जैसे अक्सर हमने देखा है लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, एक हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक आ चुका है, खुदा न ख्वास्ता 2 आ चुके हैं, तो फिर भी उसको रोज़ा रखना अलाउड है? अलाउड है, लेकिन वही बात है कि जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करेगा, उसकी स्टेबिलिटी देखेगा, उसकी एक मिसाल है, उसकी इकोकार्डियोग्राफी होगी, उसकी इनकी अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम इकोकार्डियोग्राफी, उसका ईटीटी करा लेगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करा ले, और उसके बाद उसके बाकी देखे कि उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ कौन सी है। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो उसको इजाज़त दी जा सकती है। अगर किसी का ऑपरेट नहीं हुआ दिल का, लेकिन फिर भी वो दिल का मरीज़ है, डॉक्टर की तरफ से उसको है कोलेस्ट्रॉल इम्पैक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें आपके दिल पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं और आपको पता चलता है जब आपके वॉल्स में ये मसला है, आप दिल के मरीज़ हैं, इंजाइना का दर्द, आई गेस उसको इंजाइना ही बोलते हैं, बहुत से लोगों को फील हो रहा होता है दिल के मरीज़ों को, फिर उनको फ़ौरन से कोई दवाई देनी पड़ती है कि उनका ठीक हो जाए। तो इस तरह के मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं, या अगर आपको इस तरह की पेन हो रही है या इसमें प्रिस्क्राइब आप करते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि दिल का मरीज़ फ़ौरन से ठंडे पानी से ना नहाए, या एक्सर्शन हो रही है तो वो एक्सर्शन ना करे, रोज़े के दौरान भी आप दिल के मरीज़ों को कोई ख़ास इस तरह की टिप्स देंगे? उसमें देखें जी, वही बात है कि टिप्स में हमने ना उसको खुराक का भी समझाना होता है, जैसे हमने कहा ना सादा ग़िज़ा खाएं। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये हम रूल आउट करके ही उसको इजाज़त देंगे। ओके। कि भाई आया उसको ठीक होने का है। अब देखें ना, एक एंजाइना का मरीज़ है और डॉक्टर को पता है कि ये एंजाइना का मरीज़ है, तो एंजियोग्राफी के बगैर तो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। एक दफ़ा उसकी नालियाँ चेक की जाती हैं, कि सारी नालियाँ क्लियर हैं तो वो रख सकता है। फिर दूसरा जो आपने बात की कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सारी उसकी चिकनाइयाँ टेस्ट होंगी, उसके बाद उसको इजाज़त मिलेगी कि हाँ तुम अब रख सकते। वैसे आप बगैर चेक करवाए आपको नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। ये तो मसला नहीं है कि आप नहा नहीं सकते दिल के मरीज़ रोज़े नहीं में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ईजिली हाँ अपनी रूटीन को लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा मैदे का मर्ज़ भी बहुत से लोगों में पाया जाता है और ये कभी कभी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, ज़्यादा आपको पेन होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी कभी वो मैदा तो खुदा न ख्वास्ता फटने की तरफ भी चला जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको मैदे का मसला है वो रोज़ा रखें तो कैसे रखें? डिपेंड करता है कि उनकी जो मेडिसिन है वो किस तरह चल रही है। अब मैदे के मरीज़ दो तरह के होते हैं। एक ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि दवाइयाँ खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम दवाइयाँ खाते हैं, उनकी दवाइयों की डोज एडजस्ट की जाती है। कई ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्टर कहते हैं तुम दवाई ना खाओ लेकिन अपनी ग़िज़ा का हिसाब रखो। तो जो ग़िज़ा का हिसाब रखना होता है ना, उसमें वो मरीज़ ने ना अपने ज़हन में एक फ़ैसला करना होता है हर ग़िज़ा खाते हुए कि ये जो ग़िज़ा है ये मेरे मैदे के लिए कैसी है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं स्टमक फ्रेंडली डाइट। ओके। अब स्टमक फ्रेंडली डाइट सीधी सी बात है कि एक चीज़ जाके मैदे के ऊपर गिरनी है। अगर वो ज़्यादा तेज़ मिर्चें हैं, ज़्यादा मसाले हैं उसके अंदर, तो वो लाजमी बात है वो ठीक नहीं रहेगी। अगर ज़्यादा खटास है तब भी ठीक नहीं रहेगी, या किसी भी लिहाज से मैदे को इरिटेट कर रही है, जैसे तेज़ कॉफ़ी, तेज़ चाय, ये चीज़ें जो मैदे के लिए नुकसानदेह हैं, वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करते
तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है ना मैदे का, आउट हो जाता है। वो सारा आउट हो जाएगा। तो वो आप दवाई भी नहीं को ले रहे, तो आपने सिर्फ ग़िज़ा पे एडजस्ट होना है, तो आपको पूरा स्टमक फ्रेंडली ग़िज़ा के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। उसमें जैसे मैंने कहा था, दूध और दही बड़े फ़ायदेमंद है इसमें। ओके, तो सहरी में ये कंज्यूम करें। हाँ जी। मैदे के मरीज़ का भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसको रोज़ा तोड़ना पड़ जाए? ऐसा आम तौर पे होता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उसकी कम से कम जान का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जलन हो रही है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में ना वो मेरा तो ख़्याल है कि वो सिर्फ़ वो वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो तज़ाबियत या जलन कभी होती है थोड़ी सी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। सही। अगर वो स्ट्रेस को कवर कर ले तो ठीक हो जाता है। फिर मरीज़ की अपनी विल पावर पे भी होता है सही कि कि अगर भाई, मैदे के मरीज़ को हो भी रही है एसिडिटी तो वो उसको थोड़ा कंट्रोल कर ले, थोड़ा हाँ, उसके ऊपर थोड़ा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा फिर बर्दाश्त रोज़ा कर ले। खोल ले। हाँ जी, उसको रोज़ा तोड़ना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उसकी बर्दाश्त से बाहर है तो हमारा मज़हब इतना सख्त नहीं है। कि चलें आप उसको अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं जो हाँ भी जी। है। चाय कॉफ़ी कंज्यूम करना सहरी में कैसा है? शहरी में मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर मैदे का मरीज़ है तो उसको तो चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको भी नहीं लेनी चाहिए। ओके। हाँ, बाकी आप जो मर्ज़ी को ले सकते हैं, अगर कोई किसी को ऐसा मर्ज नहीं है तो वो चाय कॉफ़ी कंज्यूम कर बिल्कुल ले सकता सकता है कोई है? तो ऐसा मर्ज़। डिहाइड्रेशन वगैरह का खदशा तो नहीं होता नहीं इसमें? नहीं नहीं, वो बस ऐसी एक मिथ है। कई लोग समझते हैं कि चाय जो है वो प्यास लगाती है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है। वैसे भी हम कहते हैं कि आपने जब सहरी लेनी है तो सहरी के वक्त आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, तो चाय कॉफ़ी थोड़ी सी मिकदार में हाँ, हर लेकिन इंसान ले स्ट्रॉन्ग सकता चाय स्ट्रॉन्ग काफ़ी रिकमेंडेड नहीं है। ओके ओके, उतनी लें जितनी कि हाँ आपको जी, मैदा भी उसको थोड़ा सा ना हाँ उसको जी, टॉलरेट कर हाँ सके। जी, जोड़ों के मरीज़ होते हैं हाँ जी। तो वो भी रोज़ा रखें या वो उनकी भी दवाइयों को एडजस्ट होती हैं? जी, जी, बिल्कुल एडजस्ट होती है। बड़ा ये इसका फ़र्क पड़ता है कि आपकी दवाई जो है वो सुबह दोपहर शाम है या सुबह शाम है। सही। उसमें ये होता है कि हमने ना फिर उसका डाइट का पैटर्न सारा सेट करना होता है। ओके। डाइट का पैटर्न इस तरह सेट करना होता है कि मरीज़ को हम कहते हैं कि देखो, तुमने अगर रोज़ा रखना है तो तुम्हें अपने मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो बादी ग़िज़ाएँ हैं जो कि तुम्हारे अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देंगी, वो तुमने नहीं खानी। जैसे चावल है, जैसे ये जो है आलू है, जैसे ये आप समझ लें मैदा है। तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं या तेज़ मिर्चें जो हैं, ये बढ़ा देती हैं दर्दों को। सही। तो ऐसे सूरत हाल में हम उनको कहते हैं कि ये आपने नहीं लेनी। उसकी बजाय आप वो ग़िज़ा में चीज़ें रखें, जैसे अदरक है, दालचीनी है, वो जो हल्दी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो कि बादी को ख़त्म करती हैं, वो आप अपनी जो खुराक बॉडी की में भी लें। टकोर एक तरह से कर हाँ रही जी, होती है। तो वो ऐसी चीज़ें लें। और ठंडा पानी भी हम उसको फिर मना करते हैं। सही। ठंडा जो आपको पता ही, जो लोग पीते हैं तो फिर बर्फ़ डाल के, कोई शरबत पी रहा है तो बर्फ़ डाल के पी रहा है, जूस पी रहा है तो वो भी बर्फ़ डाल के पी रहा है। तो ऐसी चीज़ें हम मना करते हैं। ठंडा दूध भी मना करते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ें दर्दों को बढ़ा देती हैं। सही। फिर ये है कि हम इसमें रेड मीट भी मना करते हैं मरीज़ को। अच्छा, क्यों? वो भी रेड जोड़ों के मीट जो है वो यूरिक एसिड एकदम बढ़ा देता है। सही। इसके अलावा वो देखा गया है कि रेड मीट जो है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी होती है जोड़ों की, उसमें भी वो बढ़ा देता है। लेकिन ये है कि मैंने जो अपने मरीज़ों में देखा है, अगर कोई बाकायदगी से वाकई इन सारी हदायत पे अमल करे तो रमज़ान के आखिर में उसके जोड़ों की दर्द की शिद्दत काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, हाँ जी, अपनी खाने पीने में थोड़ा एहतियात कर ले, तो उसका 30 दिन तक अगर वो करता रहे तो उसकी बीमारी वैसे हाँ, ही वो जो उसका होता है कंट्रोल ना, ये जाती जो है। रोज़े के दौरान में भूखा रहना है, वो उसकी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत बेहतर कर देता है। तो यानी कि रोज़ा देखिए सिर्फ जोड़ों के कोई दर्द के लिए एक फ़ायदेमंद है। इबादत नहीं है, बहुत से बीमारियों के हाँ लिए जी, कितना ये फ़ायदेमंद शिफा साबित हो भी रहा है। शिफा है। रोज़े के दौरान पहले शायद ये अलाउड नहीं था, अब कुछ लोग कहना शुरू हुए हैं कि इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं रोज़े के दौरान। अब ये मुख्तलिफ आलम जो है ना, इस मामले में ये जो इख्तलाफ भी है, लेकिन कई आलम इसको इजाज़त भी देते हैं कि अगर आपको वाकई ज़रूरत है किसी वक्त दवाई की और आप सिर्फ दवाई लेते हैं एक घूंट पानी के साथ, सही। तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। उनको अच्छा। कहते हैं कि जी, रोज़े का चूँकि ताल्लुक़ अल्लाह और बंदे के साथ है, तो उस बंदे की नीयत जो है ना, अल्लाह ताला ने वो देखनी है सही। कि आया वो उस दवाई के साथ कोई ताकत लेना चाह रहा है या सिर्फ अपनी वो बीमारी की शिद्दत को कम करना चाह रहा है। सही। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर वो गोली भी एक घूंट पानी के साथ ले लेता है, ये नहीं कि वो पूरा गिलास पानी का पी ले,
तो वो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये कुछ आलम कहते हैं, मैं आलम नहीं हूँ मजहबी, तो मैं इसलिए इस मामले में सिर्फ ये कह रहा हूँ कुछ है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने अगर ऐसा काम करना है तो वो जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है अपने आलम से पूछ ले कि मैं ऐसे मौके पे ये ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। दूसरे कुछ आलम हैं जो कि ये कहते हैं कि आप मुंह से कुछ नहीं ले सकते, आप टीका लगवा सकते हैं, लेकिन वो टीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको ताकत दे। ओके। जैसे जोड़ों के दर्द का टीका होता है, डिक्लोफेनेक सोडियम के नाम से आता है। वो तो एकदम से स्टीरॉयड टाइप होते हैं उसके नहीं, अंदर। स्टीरॉयड टाइप नहीं होता, लेकिन दर्द को कम कर देता है। सही। तो वो ताकत नहीं देता, लेकिन ओके। ये है कि जिस्म में आपके कहीं भी दर्द हो रही हो तो वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेता तो है। ये यानी कि इस्लाम में डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, जी, तो जी। उसके हिसाब से जिस पे यकीन रखता है वो। जो जिस पे यकीन, जो जिस भी फ़िरके से है, अगर कोई शिया है तो अपने शिया आलम से पूछ ले, कुछ सुन्नी है तो अपने सुन्नी आलम से पूछ ले। बल्कि मेरे पास तो मेरी क्लिनिक में आते रहे ऐसे आलम जो आके टीका लगवा के रोज़े की हालत में चले जाते थे। हाँ, और कहते थे ठीक है, मुंह से कुछ नहीं खाया। मेडिकल कंडीशन है तो हाँ जी। शायद अलमिया की तरफ से भी इसमें कोई ना कोई अल्लाह ने आपकी नीयत देखनी है। वो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। एग्जैक्टली अमाल का दारोमदार नियतों पर हाँ है। जी। और आई होप कि बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके ये चीज़। लोग रमज़ान में पतले होने के बजाय मोटे हो जाते हैं। हाँ जी। ये क्यों होता है? अच्छा, ये वजह वही है कि आपने ओवर ईटिंग कर ली। जितना आम दिनों में नहीं खाते, रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं। बल्कि कभी आप पूछिएगा कि हर घर का बजट जो है ना खाने का, रमज़ान में बढ़ जाता है। और मोटापे के मरीज़ को, मुझे एक मोटा मरीज़ आया, कहने लगा जी कि डॉक्टर साहब मेरा डाइट चार्ट बना दें। अच्छा। तो मैंने कहा जी अगर तुम मेरे कहने पे अमल करोगे ना, तुम के उसको बिल्कुल ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था। कहने लगा जी मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम 8 पैरा रोज़ा रखा करो, तुम सहरी करो ही ना। अच्छा, उसने ना, ओके। बड़ा हिम्मत वाला बंदा था, उसने कोई 10 रोज़े जो थे ना 8 पैरे रख लिए, सही। लेकिन उसके साथ उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। पतला हो उसका गया? वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। क्या बात है। हाँ, तो वो उसका देखे ना, उसका तो एक लिहाज से वो जो फास्टिंग थी काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई यानी ना। कि 8 पैरा रोज़ा मीन्स आप सहरी नहीं करते? सहरी नहीं करनी, सिर्फ उसने अफ्तारी करनी होती थी। एक मील खाना है दिन हाँ में। जी। अच्छा। तो वो मैंने कहा तुम्हारा वज़न पहले ही ज़्यादा है, वरना तुम ज़्यादा खा जाओगे। तो उसने अच्छा, उसने इस पे अमल बदल किया। बदल के ना कोई 10 रोज़े ऐसे थे, 8 पैरे रखे, क्या लेकिन वो बात है। 1-2 रोज़ों में उसको तंगी हुई, लेकिन बाद में वो सेट रहा। मैंने कहा अगर तुम्हें तंगी हो या तुम्हें लगे कि भाई तुमसे नहीं रहा जाता तो तुम सहरी कर लेना, लेकिन अदरवाइज उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। वेट के हवाले से हाँ ना जी, करें। लेकिन लेकिन हर बंदे को आप ये प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे नहीं कि नहीं आप 8 नहीं, पैरा रोज़ा वो रखें। डिपेंड करता है ना मरीज़ का अपना मिजाज कैसा है। फिर ये जो मोटापे के मरीज़ होते हैं ना, मैं इनको कहता हूँ कि देखो भाई आपने क्या करना है, वही चीज़ें जो है ना, जैसे चे से हम कुछ चीज़ें मना करते हैं, चीनी, चपाती, चावल और चिकनाई, ये चारों चीज़ें मैंने उसको मना की थी, डाइट चार्ट बना के दिया था। उसके साथ वो जब करते हैं और वो फिर उसके साथ उनको वाकई फ़र्क पड़ता है। अच्छा। लेकिन बात वही है कि आप जो चीज़ें कम मिकदार में नहीं आपने लेनी है, ये नहीं है कि वही चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा मिकदार में लेनी शुरू कर दें। वो जो इस्लाम का असूल है ना, मैदे का पूरा नहीं भरना, तो फिर अगर मोटापे के मरीज़ को रोज़े रखेगा तो उसको वाकई फ़ायदा होगा। उसको फ़ायदा होगा। सहरी भी ले, अफ्तारी भी ले, लेकिन वो मियाना रवि के इवन साथ। कुछ लोग तो सोच रहे होते हैं कि चलिए रमज़ान आ गया, बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा जो वेट है ना वो ज़रा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ। उसके साथ उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने किस किस चीज़ को फॉलो करना है। नहीं, लाइफ़स्टाइल अगर वो फॉलो करेंगे और इस्लाम का जो है मियाना रवि का और मैदे का एक हिस्सा खाली छोड़ने का, तो फिर फ़ायदा होता है, तो फिर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ नहीं होगा मोटापे और में। इसके अलावा अगर एक इंसान दुबला पतला है, पहले ही वीक है, तो क्या रोज़ा रखना उसकी सेहत को और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? उसको बेहतर कर सकता है। अच्छा। बेहतर इस तरह कर सकता है कि उसको अपना ना एक एनर्जी फूड ढूंढना पड़ेगा, सही। क्योंकि एक बंदा जब पतला है तो वो कमज़ोरी भी महसूस करेगा। तो वो एनर्जी फूड के लिहाज से मैंने देखा है कि मरीज़ों को अपना एनर्जी फूड ढूंढना चाहिए, और मैं वैसे भी प्रेस्क्राइब करता हूँ, ताकि अगर नहीं भी रोज़े रखने, लेकिन वो नाश्ते के वक्त मैं कहता हूँ कि भाई आप अपना एनर्जी फूड इस्तेमाल करें। ओके। तो वही एनर्जी फूड आप सहरी में कर सकते हैं। उसका ये पिछले दिनों भी बल्कि एक हुआ था कि एक मोटर मैकेनिक था, उसको वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, सही। तो उसको मैंने कहा था कि तुम नट्स जो है ना पीस के, ये बादाम, अखरोट और लोबिया, पिस्ता, ये जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स। हाँ, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ये पीस के इसका मिल्क शेक बना के
तो सुबह नाश्ते में पहले ये लिया करो, फिर कोई और चीज़ खाया करो। Okay. इसके साथ उसको बड़ी ताकत का एहसास हुआ। कहता है सारा दिन मैं काम करता हूँ, मुझे कमज़ोरी नहीं होती। बल्कि अरब कंट्रीज़ में मैंने देखा है ये लोबिया बड़ा माना जाता है, सफ़ेद लोबिया, सुरख लोबिया। और इसको जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि ये वाकई बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सुरख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये भी अफ्तारी सहरी में लिया जा सकता है, एनर्जी फूड के तौर पर। फिर अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, वो पतला बंदा है, उसको शुगर भी नहीं है, तो वो 2 अंडे भी खा सकता है। सही। फिर ये है कि वो खजूरें भी ले सकता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें वो ले, जिसके साथ उसको लगे कि भी मेरी इसके साथ तबीयत सेट रहती है, मेरे जिस्म में ताकत रहती है, वो रोज़ाना सहरी में ले और साथ में दही भी ले। तो ये सारी चीज़ें लेगा और पानी ज़्यादा पिएगा। वो बंदा तो पराठा भी ले सकता है, एक पराठा आराम से खुशी से, पतला इंसान। तो वो जब लेगा तो उसको रमज़ान के बाद उसको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। अच्छा, एनर्जी फूड ढूंढकर उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी डाइट को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कि जैसे हमने बात की कि अगर एक मोटा इंसान है, उसने जो डाइट लेनी है स्टमक के 3 हिस्से करके, एक पतला इंसान भी वैसी ही डाइट ले। हाँ, लेकिन अपना एनर्जी फूड बीच में रखे। अच्छा, एनर्जी फूड लाजमी बीच हाँ, में। वो एनर्जी फूड अगर जो पतला इंसान है वो सहरी में भी ले सकता है, अफ्तारी में भी ले सकता है। और जैसे हमने बात की कि आपने कहा कि नट्स को पीस कर या ड्राई फ्रूट्स को पीस कर आप मिल्क शेक बनाएं। अफोर्डेबिलिटी की मसाइल हैं, आजकल लोग नहीं इतने ड्राई फ्रूट्स खरीद पाते, तो फिर वो क्या करें? चने ले सकता है। अच्छा, चने सस्ते होते हैं, काले चने ले ले, सफ़ेद चने ले ले, या जैसे मैंने कहा लोबिया भी सस्ता है, वो इतना महंगा नहीं है। या फिर ऐसे मरीज़ों में मैंने देखा है, वो मैं उनको कहता हूँ एक सेब छिलके समेत सुबह शाम खाओ। ओके। वो बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। खजूरें तो उसने खानी होती हैं, वो 7 खजूरें सुबह, 7 खजूरें शाम को खाए। खजूरें का मिल्क शेक बना के भी पी सकता है। बादाम खजूर का मिल्क शेक बड़ा इसमें एक आइडियल हमारे मुआशरे में माना जाता है। वो सुबह शाम बादाम खजूर का जो शेक पिए, वो भी फ़ायदेमंद है। तो ये एनर्जी आपकी बढ़ा देगा। बिल्कुल बढ़ा देगा। अगर एक वीक इंसान है तो इस तरह से रोज़ा रख सकता है। बहुत शुक्रिया सर। हमने तक मुझे लगता है कि कोई भी डिज़ीज़ हमने छोड़ी नहीं है, हमने सारी डिजीज़ को बस जिक्र किया। हर इंसान जिसे रिलेट कर पाता है, चाहे वो पतला है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। हमने कोशिश की कि रमज़ान बेहतरीन तरीके से वो गुजार सकें, उसका एसेंस जो है वो पा सकें। इसके अलावा आखिरी शॉर्ट नोट पे आप क्या बताना चाहेंगे कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी सेहत के लिए बेहतरीन कैसे साबित हो सकता है, या एक इंसान, आम इंसान उसको कैसे बेहतरीन बनाए कि हमारा लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाए, हमारी हेल्थ भी बेहतर हो जाए, हमारी रिलीजियसली भी हम बेहतर हो जाए? सिर्फ वही बात है नीयत की, कि ये सोचे कि ये इस इबादत से मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना है और अपनी सेहत को भी बेहतर करना है। जो बात मैंने दरमियान में आपने की थी कि रोज़ा सिर्फ़ मुंह का नहीं है, खुराक का नहीं है, आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा है। तो उससे उसकी अखलाकी तरबियत भी होगी, उसकी जिस्मानी तरबियत भी होगी, उसकी ज़हनी तरबियत भी होगी, उसकी रूहानी तरबियत भी होगी। तो हर लिहाज से उसको फ़ायदा होगा। नीयत का बड़ा ताल्लुक़ है। नीयत का बहुत और जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरा और मेरे बंदे का ताल्लुक़ है, तो उसको जितना आप मजबूत बनाएंगे, जितने यकीन से बनाएंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा। एग्जैक्टली, अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ को बेहतर बनाए, अल्लाह की मखलूक के साथ भी ताल्लुक़ को दोनों जगह बेहतर बनाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। और आई एम श्योर कि ऑडियंस के लिए भी बड़ी इफेक्टिव रही होगी। अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपने रोज़े बेहतरीन तरीके से गुजारें, अखलाक को बेहतर बनाएं। मैं दुआ करती हूँ कि जो लोग रेजोल्यूशन बनाकर बैठे हुए हैं कि मैंने ये चीज़ें रमज़ान में छोड़नी है, ये नशा छोड़ना है, ये बुराई छोड़नी है, वो आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकें। आई एम श्योर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव रहा होगा आज का पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।